तो अगर किसी कंपनी ने 1 लाख ट्राउज़र बना के रख दिए तो अगले साल तो वो बिल्कुल नहीं बिकेंगे, क्योंकि अगले साल वरुण धवन कुछ और ही पहन लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फ्राइडेज़ फंडा में हम फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। हम एक छोटे से विषय को ले लेते हैं और उसे उदाहरण के द्वारा सरल भाषा में रोचक तरीके से समझ लेते हैं और उसको समझते हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आज हम बुक वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बुक वैल्यू की चर्चा हमने 3 सप्ताह पहले शुरू करी थी और एक छोटी सी श्रृंखला में हमने बुक वैल्यू के 3 एपिसोड कर दिए हैं। पहले एपिसोड में हमने समझा कि बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू की परिभाषा क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दूसरे भाग में हमने समझा कि बुक वैल्यू से स्टॉक्स की, कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। और तीसरे भाग में हमने समझा कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप में क्या अंतर होता है। अगर आप मेरे वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज चौथा सप्ताह है, तो आज हम बुक वैल्यू के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। हम समझेंगे कि रियल बुक वैल्यू क्या होती है और इससे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्या हमको बुक वैल्यू उपयोग में लानी भी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा देख लेते हैं कि रियल बुक वैल्यू क्या होती है और इससे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ पे मैंने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का वेब पेज खोला हुआ है। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जुबिलेंट फूड्स है, देवयानी इंटरनेशनल है, वेस्ट लाइफ फूड है और कई अन्य कंपनीज भी हैं। जुबिलेंट फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल की चर्चा हमने अपने कुछ पुराने वीडियोस में करी भी हुई है। वेस्ट लाइफ फूड्स की चर्चा अभी तक हमने नहीं करी है। तो जुबिलेंट फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल पिज़्ज़ा के बिजनेस में है। जुबिलेंट फूड्स डोमिनोज की चेन चलाता है और देवयानी इंटरनेशनल पिज़्ज़ा हट की चेन चलाता है। वेस्ट लाइफ फूड मैकडोनल्ड्स की चेन चलाता है। तो ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो भारत में व्यापार करते हैं और यहाँ पे इनकी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हम इनके पेजेस पे जाके इनकी बुक वैल्यू भी देख सकते हैं, पर हमको बुक वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इन तीनों कंपनीज़ की 20 के करीब है, मतलब कि बुक वैल्यू से 20 गुना ज़्यादा ये ट्रेड कर रही हैं। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हो सकता है कि आप लोग कहें कि ये जो बाकी कंपनीज़ हैं इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कम है, तो ये अंडर वैल्यूड हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, वो तो जब हम विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण करेंगे तभी पता लगेगा। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के लिए क्या हमें बुक वैल्यू देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को इवैल्यूएट करते समय, फंडामेंटल एनालिसिस करते समय बुक वैल्यू का उपयोग करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी माने तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में एसेट्स होंगे जैसे कि बर्तन हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ अन्य उपकरण हो सकते हैं जैसे ओवन हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप पूरे बिजनेस को देखें तो इन एसेट्स की वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन इससे कंपनी रेवेन्यू काफ़ी जनरेट कर पाती है। तो एक छोटे से रेस्टोरेंट में एसेट्स की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन उन एसेट्स को प्रयोग करके कंपनी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू इनमें बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 20 के करीब है। तो मेरी माने तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में आप बुक वैल्यू को ना ही देखें तो अच्छा है। आप अन्य तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करिए। तो चलिए एक और तरीके की कंपनीज देख लेते हैं, IT सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो IT सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी बुक वैल्यू को देखना नहीं चाहिए। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा ही है कि TCS की प्राइस टू बुक वैल्यू करीब करीब 18 गुना है, इन्फोसिस की करीब करीब 10 गुना है और ऐसे ही HCL टेक्नोलॉजीज़ की है, विप्रो की है, LT माइंडट्री की है। और अगर आप नीचे चले जाएँ तो जितनी भी IT कंपनीज़ हैं उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो IT सॉफ्टवेयर कंपनी में भी यही होता है कि अगर आप रियल एसेट्स देखें, हार्ड एसेट्स देखें तो वो काफ़ी कम होते हैं। एक IT कंपनी का एसेट क्या होगा? फर्नीचर हो सकता है, कुछ बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं। पर
इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अगर आप इन कंपनीज़ का रेवेन्यू देखें तो ये हज़ारों करोड़ में रेवेन्यू आता है। तो उस हिसाब से देखें तो एसेट्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी टेंजिबल एसेट्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में बुक वैल्यू को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी अन्य तरीके से इसका विश्लेषण करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए। तो बुक वैल्यू देखने से पहले आपको बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। तो बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी एसेट्स का उपयोग रेवेन्यू लाने में कैसे करती है, एसेट्स से रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, एसेट्स की कितनी महत्वता है, क्या एसेट्स की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप बुक वैल्यू को देखिए। तो आईटी कंपनीज़ में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में बुक वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने पिछले भाग में बात करी थी कि हम सीमेंट कंपनीज़ के लिए बुक वैल्यू देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक अन्य तरीके की कंपनी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ का वेब पेज खोला हुआ है। तो रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, वेदांत फैशंस हो गई, केपीआर मिल हो गई और भी कई अन्य कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज़ की प्राइस टू बुक वैल्यू बाप रे बाप 30 है, बहुत ही ज़्यादा है, परंतु इसका कोई औचित्य नहीं है। वेदांत फैशन की करीब करीब 19 है, केपीआर मिल की ठीक है 7 के करीब है, गोकुलदास एक्सपोर्ट की ठीक है 4.5 के करीब है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनीज़ की बुक वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके एसेट्स क्या होते हैं। तो एक रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एसेट्स हो सकते हैं, कुछ मशीनें हो सकती हैं, सिलाई मशीन्स हो सकती हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हो सकती हैं, ऐसी कुछ मशीन्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा भी जो इनका स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी बुक वैल्यू में आ जाता है। कि जैसे एक कंपनी ने शर्ट्स बनाई और वो शर्ट्स बिकी नहीं तो उन्होंने अगले साल के लिए वो स्टोर करके रख दी, या ट्राउज़र्स बनाए उन्होंने अगले साल के लिए स्टोर करके रख लिए। तो हर एक शर्ट की वो कुछ वैल्यूएशन कर सकते हैं, हर एक ट्राउज़र की कुछ वैल्यूएशन कर सकते हैं। उसको हम फिनिश्ड गुड या इन्वेंट्री की वैल्यू बोल सकते हैं, जो बुक वैल्यू के अंदर आ जाएगी। तो अगर आप किसी कंपनी की बुक वैल्यू को सही तरह से समझना चाहते हैं तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट खोल के देखनी पड़ेगी, उसकी बैलेंस शीट खोल के देखनी पड़ेगी। वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ेगा कि नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है, कि बुक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करी गई है। तो अकाउंटिंग वैल्यू एक्चुअली है क्या, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसमें और उसकी कितनी कितनी वैल्यू ली गई है। उसके बाद ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो बिना इंडस्ट्री को समझे, बिना कंपनी को समझे आप बुक वैल्यू को ना देखें। फंडामेंटल एनालिसिस बुक वैल्यू से बिल्कुल भी ना करें। चलिए उदाहरण के रूप में रेडीमेड गारमेंट्स को ही ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी ने शर्ट्स बनाई और वो इस साल बिकी नहीं और उन्होंने स्टोर में जाके उन शर्ट्स को रख दिया। अब वो शर्ट्स की एक वैल्यूएशन होगी क्योंकि वो इन्वेंट्री में पड़ी है। मान लेते हैं एक शर्ट को बनाने के लिए 500 रुपये लगे और कंपनी ने 1 लाख शर्ट्स बना दी थी। तो 500 इंटू 1 लाख मतलब 5 करोड़ की शर्ट्स। तो बुक वैल्यू में 5 करोड़ आ जाएगा कि 5 करोड़ की शर्ट्स हमारी इन्वेंट्री में रखी गई हैं। पर आप ये समझिए कि जो शर्ट आज की डेट में फैशन में है, क्या अगले साल वो फैशन में होगी या नहीं होगी। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। अगर वो शर्ट्स कैनरी ग्रीन कलर की थी क्योंकि वो आज की डेट में फैशन में थी, तो हो सकता है कि अगले साल वो फैशन में ना हो और वो 500 रुपये की वैल्यू बिल्कुल जंक हो। इसलिए कंपनी क्या करती हैं, सीज़न एंड सेल लगा देती हैं। तो जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो वो 50%, 60%, 70% के डिस्काउंट पे भी पुराना माल निकालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इन्वेंट्री में चीज़ें रखेंगी तो एक तो इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ेगी और दूसरा हो सकता है कि अगले साल वो उपयोग में ही ना आए। तो चलिए, जैसे हमने शर्ट्स की बात करी, कुछ ट्राउज़र भी रखे हों, कोई झटैक कलर के ट्राउज़र्स जैसे कि फ्लोरेसेंट पिंक या पंपकिन ऑरेंज, ऐसे कुछ ट्राउज़र्स रखे गए हों क्योंकि वो वरुण धवन ने पहने थे। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये वरुण धवन ने ट्राउज़र पहने थे और इसको देख के हो सकता है कि कई युवाओं ने फैशन समझ के ऐसे ट्राउज़र खरीद लिए हों। चलिए आपको मैं शक्ल भी दिखा देता हूँ, ये वरुण धवन की ही शक्ल है। तो अगर किसी कंपनी ने 1 लाख ट्राउज़र बना के रख दिए तो अगले साल तो वो बिल्कुल नहीं बिकेंगे, क्योंकि अगले साल वरुण धवन कुछ और ही पहन लेंगे। तो आप
जब कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, जब बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जरूर देखिए कि उनके स्टॉक में क्या रखा है, उसकी वैल्यूएशन क्या लगाई हुई है, उसकी बुक वैल्यू क्या रखी गई है। चलिए वापस चलते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट के केस में आप बुक वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि मशीनरी की, प्लांट की, बिल्डिंग्स की कुछ वैल्यूएशन होगी, कुछ अकाउंटिंग वैल्यू होगी, और वो एक अच्छी वैल्यू होगी, तो वो देख सकते हैं आप। परंतु सिर्फ बुक वैल्यू पे ही आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको बुक वैल्यू के अंदर जाना पड़ेगा, रियल बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो हार्ड एसेट्स हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, वो आप बुक वैल्यू में ले लें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कपड़ों की वैल्यू ले ली तो वो गलत है, वो आप मत लीजिए, उसको आप ज़ीरो ही रखिए, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेंट्री है, उससे हो सकता है कंपनी को आगे आने वाले वर्ष में लाभ हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए, तो आप वो चीज़ अपनी कैलकुलेशंस में मत लीजिए। चलिए एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। जब भी कभी प्लांट, मशीनरी या फिर बिल्डिंग्स की बात होती है, तो हम उसको डिप्रीशिएट भी करते हैं। कोई किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, व्हीकल्स हो, कुछ मशीन्स हो, तो उसकी हम वैल्यू डिप्रीशिएट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने कोई मशीन खरीदी जो 1 करोड़ की थी, तो अगले साल उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से कंपनी उसको 10% डिप्रीशिएट कर देती है, तो अगले साल उसकी वैल्यू 90 लाख मानी जाएगी, और उसके अगले साल फिर उसको कम कर दिया जाएगा। तो 10 साल बाद हो सकता है कि प्लांट की, मशीनरी की वैल्यू बहुत ही कम हो, परंतु वो प्लांट और मशीनरी वहीं पे हैं, बुक्स में उनकी वैल्यू 0 या नियर टू 0 है, लेकिन प्लांट है, मशीन्स भी हैं, और प्लांट चल रहा है, मशीन्स भी चल रही हैं, उससे प्रोडक्शन हो रही है, कपड़े बन रहे हैं, और उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो बुक वैल्यू हो सकता है कि बहुत ही कम हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्लांट है, मशीनरी है और बिजनेस चल रहा है, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आज की डेट में आप अगर वो प्लांट लगाना चाहें तो हो सकता है आपको 100 करोड़ लगाने पड़े, लेकिन किसी ने 10 वर्ष पहले वो प्लांट लगाया होगा, तो चाहे वो 10 करोड़ में ही लगाया हो और वो उसकी वैल्यू 0 भी हो गई हो, लेकिन वो प्लांट बना हुआ है, चल रहा है और उससे प्रोडक्शन हो रही है, तो रियल बुक वैल्यू 0 है, लेकिन उस बिज़नेस की वैल्यू बहुत ही अधिक है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप वो प्लांट लगाने जाएं तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज़ की प्राइस टू बुक वैल्यू कई बारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। परंतु ये ज़्यादा है कि नहीं है, ये तो हमको अंदर जाके ही समझना पड़ेगा। अंदर जाके समझना पड़ेगा मतलब कि हमको एनुअल रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी और पिछले सालों की एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेंगी, बैलेंस शीट देखनी पड़ेंगी, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे और अच्छा विश्लेषण करना पड़ेगा। उसी के बाद हम समझ सकते हैं कि ये प्राइस टू बुक ज़्यादा है कि कम है कि ठीक ठाक है। चलिए आगे चलते हैं और 2 इंडस्ट्रीज़ और देख लेते हैं कि जहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बुक वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि माइनिंग एंड मिनरल कंपनीज में हम बुक वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होती है और काफ़ी महंगी इक्विपमेंट होती है जिससे हम माइनिंग करते हैं। जैसे कि कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गया, NMDC हो गया, तो इनके पास भारी भारी इक्विपमेंट होते हैं जो सैकड़ों करोड़ों रुपए के आते हैं। तो इन कंपनीज में बुक वैल्यू का कुछ मतलब है। और इसके अलावा भी इन पे जो इन्वेंट्री होगी उसकी भी कुछ बुक वैल्यू होगी। इन्वेंट्री का मतलब है जैसे NMDC है, उसने आयरन ओर निकाल के रख लिया है, अब वो अभी बिका नहीं है, हो सकता है वो अगले महीने बिके, हो सकता है वो अगले साल बिके, लेकिन वो रखा हुआ है, तो वो आयरन ओर की भी कुछ वैल्यू होगी। अब इसको आप टेक्सटाइल कंपनी से मत कंपेयर करिए। टेक्सटाइल कंपनी में एक फ्लोरेसेंट पिंक कलर की ट्राउजर्स बनाए थे और वो अगले साल बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। आयरन ओर तो आयरन ओर है, वो चाहे किसी भी रंग का हो। चलिए देख लेते हैं कि आयरन ओर का रंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयरन ओर डार्क ग्रे भी हो सकता है, डीप पर्पल भी हो सकता है, रस्टी रेड भी हो सकता है, ब्राइट येलो भी हो सकता है। तो किसी भी रंग का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे अगले महीने बिके या 1 साल बाद बिके, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बुक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू क्या होगी, वो आज के समय एक्सचेंज पे आयरन ओर का क्या रेट है उस हिसाब से लगेगी।
तो अगर आयरन ओर का रेट बढ़ जाता है तो बुक वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बुक वैल्यू में आपको इन्वेंट्री को देखना चाहिए, प्लांट और इक्विपमेंट को भी देखना चाहिए, मशीनरी को भी देखना चाहिए, लैंड बिल्डिंग्स को भी देखना चाहिए। लेकिन टेक्सटाइल या रेडीमेड गारमेंट के केस में इन्वेंट्री को देखना नहीं चाहिए। चलिए एक तरह की और कंपनीज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइनरीज खोली हुई हैं। तो रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, MRPL है। तो रिफाइनरीज का काम क्या होता है? रिफाइनरीज का काम होता है कि ये कच्चा तेल खरीदती हैं, क्रूड ऑयल खरीदती हैं और उसको रिफाइन करती हैं। उससे वो पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, तो फिल्टर आउट करते हैं वो सारी चीज़ें और फिर उनको अलग अलग करके बेचते हैं। तो क्रूड ऑयल से कई तरह के एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर ये इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं तो इनकी भी एक वैल्यू है। क्रूड ऑयल अगर इन्वेंट्री में पड़ा है तो उसकी भी एक वैल्यू है। तो मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल अभी $70 पर बैरल चल रहा है। हो सकता है कि कंपनी ने $70 पर बैरल में वो क्रूड ऑयल लिया हो और वो 6 महीने बाद जाके उसको रिफाइन करें। अगर वो 6 महीने बाद जाके उसको रिफाइन करते हैं, हो सकता है कि तब तक क्रूड ऑयल की कीमत हो गई हो $90 पर बैरल। तो $70 और $90 में इन्वेंट्री का ही हेरफेर हो गया। तो इसमें भी ऐसा ही है कि क्रूड ऑयल का कौन सा रंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए क्रूड ऑयल का रंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल कलरलेस भी हो सकता है, ग्रीनिश येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कलरलेस से ब्लैक के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रंग का क्रूड ऑयल है। अगर वो क्रूड ऑयल है और आपने $70 में दिया है और अब उसकी वैल्यू $90 हो गई है तो आपकी बुक वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो ऐसे केसेस में, रिफाइनरी कंपनीज के केसेस में आप बुक वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यही बोलूँगा, अगर आप बुक वैल्यू का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बिजनेस एनालिसिस करिए। बिजनेस एनालिसिस करने के बाद आप एनुअल रिपोर्ट्स देखिए, बैलेंस शीट देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स देखिए। उसके बाद आप रियल बुक वैल्यू निकालिए और तभी उसको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उपयोग में लाइए। ऐसे ही नहीं कि आपने रेडीमेड गारमेंट कंपनी देखी और उसकी बुक वैल्यू ले ली। हो सकता है कि 70-80% बुक वैल्यू सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की हो, बने हुए कपड़ों की हो, फ्लोरेसेंट पिंक ट्राउजर्स की हो या कैनरी येलो शर्ट्स की हो। तो वो 70-80% बुक वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको समराइज़ करते हैं और सारांश में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बुक वैल्यू को कैसे देखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमको बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि कंपनी में, इंडस्ट्री में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कहाँ पर हैं और उसमें एसेट्स की क्या महत्वता है। तो हमको बिजनेस एनालिसिस का पहले करना चाहिए। उसके बाद अगर हमको लगे कि एसेट्स की कोई महत्वता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, बैलेंस शीट्स देख सकते हैं और हो सकता है कि हमको पिछले कई वर्षों की एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट्स देखनी पड़े। और इसके अलावा हम बैलेंस शीट्स में नोट्स टू अकाउंट्स भी देख सकते हैं। इसके बाद हमको उस कंपनी की रियल बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रियल बुक वैल्यू का मतलब ये है कि किस वैल्यू से हम स्टॉक की शेयर प्राइस की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो रियल बुक वैल्यू निकालने के बाद आप प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप सेम कंपनी की हिस्टोरिक प्राइस टू बुक वैल्यू से उसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं उसकी, या फिर आप इंडस्ट्री की अन्य कंपनीज के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हमारा एक टॉपिक अभी छूट गया है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी MTNL के बारे में, MTNL की जिसकी बुक वैल्यू नेगेटिव थी, करीब करीब 365 या 375 रुपये की नेगेटिव बुक वैल्यू थी। मेरा प्रश्न ये था कि वो नेगेटिव बुक वैल्यू है, फिर भी कंपनी के स्टॉक का कुछ प्राइस है, जैसे कि पिछले सप्ताह उसका प्राइस करीब करीब 66 रुपये का था। तो क्यों है वो? ऐसा क्या है इस कंपनी में कि नेगेटिव बुक वैल्यू होने के बाद भी स्टॉक का कुछ प्राइस है, और वो प्राइस जो एकदम ही
बढ़ गया है। तो अगर वो आपको उसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में उसका उत्तर लिखिए। मेरे को तो अंदाज़ा है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका उत्तर मैं आपको अगले भाग में देता हूँ। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं उसका उत्तर अभी नहीं दे रहा, नहीं तो वीडियो डबल हो जाएगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, परंतु जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात ही बोलूँगा कि वरुण धवन क्या पहन रहा है उसको देख के आप स्टॉक्स मत खरीदिए। आप अपने स्टॉक का विश्लेषण अच्छी तरह करिए, फंडामेंटल एनालिसिस से करिए, उसके बाद ही आप कोई स्टॉक खरीदिए। तो चलिए अगले सप्ताह हम MTNL के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते और धन्यवाद।